हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं अपने 20 एमसीक्यूज़ के साथ। आज हम ऑडिट रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑडिट दैट इज़ कंपल्सरी बाय लॉ इज़ नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस ऑडिट को हम कंपल्सरी मानते हैं ये लॉ के अकॉर्डिंग कि हमें ये ऑडिट करना ही होता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट होता है कि मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको साथ के साथ ऑडिट करना बिजनेस डेज में, वो होता है मैनेजमेंट ऑडिट। इंटरिम ऑडिट होता है कि साल के बीच में अगर मान लो कोई इम्पोर्टेंट कुछ काम करना पड़ गया, कोई डिसीजन लेना पड़ गया, कहीं पे प्रोड्यूस करना पड़ गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अब हमें बीच में ऑडिट करवाना पड़ता है कि जहाँ तक कि हमारे अकाउंट्स बन चुके हैं वो हमारे ठीक हैं अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर। तो उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट, मतलब कि बीच में जो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट होता है कि जो जिसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती, कि हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है जो फ्री हो बिजनेस से। ये हम इंटरनली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए अपॉइंट करते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक हैं। ये ऑडिटिंग थ्रू आउट द ईयर चलती है और ये पर्सनल होती है कंपनी की, तो वो बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। एंड नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एक्ट के द्वारा जिसको बोला गया कि ये ऑडिट फॉलो करना है, उसको हम कंपल्सरी बाय लॉ ऑडिट भी बोलते हैं, नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट। स्टैच्यूटरी ऑडिट आर मैंडेटेड बाय स्पेसिफिक स्टेटस और लीगल फ्रेमवर्क। मान लो ये जैसे कंपनीज एक्ट में बोल दिया कि ऑडिट करवाना है, तो ये लॉ के अकॉर्डिंग है, ये हमें करवाना ही पड़ता है। एंटिटीज मीटिंग थ्रेशोल्ड लिमिट कैन नॉट लीगल ऑप्ट आउट। तो अगर कोई लिमिट है, कोई कंपनी है वो लिमिट को कंप्लीट नहीं करती है, तो उसको ये ऑडिट करवाना ही करवाना पड़ता है। Next is the famous legal dictum, an auditor is a watchdog, not a bloodhound, was established in which landmark case? कौन से केस में ये बोला गया था कि ऑडिटर एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, जैसे कि एक चौकीदार काम करता है। वो हर आने वाले के ऊपर नहीं भोगता है, वो जिस पे सस्पेक्शन होता है सिर्फ उसी पे भोगता है। और नॉट अ ब्लंट हाउंड, वो हर एक को घायल करने के लिए नहीं बैठा। जैसे हमारे घर में मान लो कोई चौकीदार है, तो वो हर गेस्ट को आने वाले के ऊपर शक नहीं करता है, जो सस्पेक्टेड होता है उसको हार्म करता है या उसको चेकआउट करता है। तो ये कौन से केस के अकॉर्डिंग बोला गया था? तो ये किंगस्टन कॉटन मिल 1896 केस था, उसके अकॉर्डिंग बोला गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है PYQs में। तो किंगस्टन कॉटन मिल को 1986। Next is the primary objective of financial statement audit is to perform which of the following? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्ट ऑल माइनर एरर एंड एम्प्लॉय फ्रॉड को डिटेक्ट करना सबसे मेन पूछा है, तो नहीं। एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे मेन ये है कि एक्सप्रेस करना कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड फेयर है। ठीक है, तो आंसर बी विल बी द आंसर। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कि हमारी जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। ये हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मटेरियल है, ट्रू है एंड फेयर है। Next is which of the following best describe the threat created when an auditor perform bookkeeping services for an audit client? तो ये कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है थ्रेट क्रिएटेड विद एन ऑडिटर, जो बुक कीपिंग की फंक्शन सर्विस को ऑडिट क्लाइंट के लिए परफॉर्म करता है? तो ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट ऑकर व्हेन ऑडिट फर्म रिव्यू वर्क एंड दैट इज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑब्जेक्टिव स्पेक्टिज्म। तो जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है वो होता है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ऑडिटर परफॉर्म बुक कीपिंग को, कि वो सेल्फ रिव्यू करता है अपने काम को कि वो ठीक है या नहीं है।
Next is an audit conducted regularly or a short interval throughout the financial year is classified as, जो short interval पे किया जाता है, throughout the year किया जाता है और regular किया जाता है, उसको हम continuous audit बोलते हैं। बैलेंस शीट ऑडिट में सिर्फ हम बैलेंस शीट का ऑडिट करवाते हैं। पीरियोडिकल ऑडिट में एक टाइम पीरियड के बाद, एक पीरियड के बाद, जैसे 3 मंथली, 6 मंथली, ईयरली, ऐसे पीरियोडिक ऑडिट होता है। पोस्ट फैक्टो ऑडिट मतलब कि जो लास्ट में बाद में ऑडिट करवाया जाता है किसी फैक्ट का, वो होता है पोस्ट फैक्टो ऑडिट। तो आंसर होगा हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट। Next is an interim audit is typically conducted for which of the following specific purpose? Interim dividend मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो बीच में कभी भी ईयर के बीच में जब नीड होती है जिस ऑडिट को हम करवाते हैं, देखो फॉलोइंग फिर किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए करवाते हैं। टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने बताया था किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करवाते हैं। टू सेकंड इज टू कंप्लीट रिप्लेस एनुअल स्टैचुरी ऑडिट रिपोर्ट, तो उसको रिप्लेस करने के लिए तो नहीं बनाते हैं, वो तो लास्ट में भी बनानी ही पड़ती है स्टैचुरी ऑडिट। टू फुलफिल अ रिक्वेस्ट बाय टैक्स अथॉरिटी फॉर सडन असेसमेंट, टू रिकंस्ट्रक्ट अकाउंट आफ्टर ए कैटास्ट्रोफिक फायर। तो ये कब होता है, अगर हमें बीच में इंटरिम डिविडेंड देना है तो तब करते हैं हम इसका। तो आंसर ए, टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम ऑडिट आर कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स टू एवेलुएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अप टू अ स्पेसिफिक मिड ईयर पीरियड, often to justify dividend payouts. The concept of reasonable assurance in auditing imply which level of security? जो कॉन्सेप्ट है रीजनेबल एश्योरेंस का इन ऑडिटिंग अप्लाई विच लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो कौन से लेवल ऑफ सिक्योरिटी है जो देता है ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस जो हमारा है ऑडिटिंग में, तो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी विद जीरो रिस्क नहीं, ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ज़्यादा एश्योरेंस देता है पर एब्सोल्यूट पूरी तरह से नहीं देता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल मतलब कि हाँ ज़्यादा होती है पर पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स गैदरिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू लोअर ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, acknowledging inherent limitations. Next is, according to standard auditing practices, audit working papers are the legal property of whom? तो ऑडिटिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो ऑडिटिंग के पेपर्स होते हैं वो किसके, मतलब कि लीगल प्रॉपर्टी किसकी होती है, क्लाइंट की होती है, ऑडिटर की होती है, शेयर होल्डर की होती है, रजिस्ट्रार की होती है। तो जो स्टैचुटरी ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है उसी के वर्किंग पेपर होते हैं, तो उसी की प्रॉपर्टी होती है। ऑडिटिंग वर्किंग पेपर बिलोंग टू एक्सक्लूसिव टू द ऑडिटर, द ऑडिटर में एट देयर डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शन अवेलेबल टू द क्लाइंट बट कैन नॉट बी फोर्स्ड। अगर वो चाहे तो अपने क्लाइंट को उनको दे सकता है पेपर को, लेकिन वो फोर्स नहीं है कि उसको देने ही पड़ेंगे। An audit program is best described as which of the following item? Audit program क्या होता है? A collection of past audit report from the industry? No. A detailed step by step written plan of audit process is to be executed. मतलब कि step by step कौन सा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एक रिटर्न प्लान ऑडिट करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। A detailed step-by-step written plan of audit procedure to be executed. An audit program outline the specific objective, direction and timing of procedure for a systematic verification process. कि एक systematic verification process कैसे करेंगे, उसका एक written plan जो होता है उसको हम audit program बोलते हैं। Inherent risk is higher for which of the following type of accounting item? जो इनहेरेंट रिस्क होता है वो हायर होता है किस टाइप की अकाउंटिंग आइटम में? स्टैंडर्ड रूटीन कैश डिस्पर्समेंट फॉर रेंट, रेंट के लिए जो कैश डिस्पर्स कर रहे हैं रूटीनली, उसमें कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव वैल्यूएशन इन्वॉल्विंग
सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन, ऑटोमेटेड मंथली डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन, मतलब कि हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं मंथली उसमें, या रेगुलर क्रेडिट सेल इंट्रैक्शन टू द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक क्लाइंट, या फिर जो हमारा रेगुलरली हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं उसके लिए। तो किस में हमारा रिस्क है वो इनहेरेंटली ज़्यादा होता है। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव होते हैं उनके वैल्यूएशन में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनहेरेंट रिस्क इज़ द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ असर्शन टू मिस स्टेटमेंट, कि उसमें कुछ गलती हो सकती है, विदाउट कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव इमोशन इंक्रीज दिस रिस्क। तो वो जो कॉम्प्लेक्स एस्टिमेशन होते हैं वो इसका रिस्क है वो इंक्रीज करते हैं। The overall system of control, financial and otherwise, established by management to carry out business ordinarily is, तो जो ओवरऑल सिस्टम ऑफ होता है कंट्रोल का, फाइनेंस का और अदरवाइज का, जो मैनेजमेंट कैरी आउट करती है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? उसको इंटरनल चेक बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड एनवायरमेंट गवर्नेंस। तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म, ये एक ब्रॉड टर्म होती है क्या? इंटरनल कंट्रोल, और उसके अंदर आती हैं इट एनकम्पासेस द इंटरनल चेक, इसके अंदर आता है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट एट द कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी टर्म वास्ट और ये ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो इंटरनल जो कंट्रोल है वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें हम इंटरनल चेक भी करते हैं और ऑडिट भी करते हैं। इंटरनल चेक इज अ सिस्टम वेयर ट्रांजेक्शन आर प्रोसीड इन सच ए वे that the internal auditor check every transaction daily. The work of one employee is automatically checked by another. तो इंटरनल चेक का मतलब है कि इस तरीके से पूरा सिस्टम सेट करना कि एक एम्प्लॉय के वर्क दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिक चेक करे। ये ना हो कि ना तो उसको ये लगे कि मेरा वर्क चेक हो रहा है, वो एक सिस्टम ऐसा बना रखा होता है। तो बी आंसर होगा, द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरनल चेक, जो कि अभी मैंने बताया कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर आता है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो कंट्रोल करने के लिए हम ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड इंटरनल ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़। जो इंटरनल होते हैं ऑडिटर, मैंने बताया था इंटरनल ऑडिटर कंपनी अपनी तरफ से अपॉइंट करती है, कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो ये चेक करने के लिए कि हमारे अकाउंट्स ठीक हैं या नहीं है, वो इसलिए करती हैं। ठीक है, तो क्या है, द कंपनी मैनेजमेंट द शेयर होल्डर करते हैं, द बोर्ड ऑफ कंपनी डायरेक्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, द कंपनी मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंटरनल ऑडिटर आर एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टेड एजेंट होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा टू एवेल्यूएट द रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड गवर्नेंस। ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। Which of the following pair of duties represent an internal control weakness when combined? इनमें से कौन सी ड्यूटी है जो इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस को दिखाती है जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं? परचेजिंग इन्वेंट्री एंड इंस्पेक्टिंग गुड रिसीव्ड। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल का तो पार्ट नहीं। मेंटेनिंग कैश कस्टडी एंड रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन। तो मेंटेन करना कैश की कस्टडी एंड रिकॉर्ड करना कैश की ट्रांजैक्शन को, ये ड्यूटी हैं जो इंटरनल कंट्रोल को वीक एंड कंबाइन करते हैं ना, वीक वो करवाते हैं। कंबाइनिंग एसेट कस्टडी विद रिकॉर्डिंग अलो एन एम्प्लॉय टू मिस अप्रोप्रिएट एसेट एंड कंसील द थेफ्ट बाय अल्टरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो इसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं जो ऑडिटर वगैरह होते हैं, अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, और जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस आ जाती है। तो वो कौन सी ड्यूटी है? कैश की स्टडी देना या रिकॉर्ड करना कैश ट्रांजैक्शन में, उसमें वो मिस्टेक्स कर देते हैं। आगे कॉन्सेप्ट भी होगा जिसमें हम ये होता है कि वो मान लो हमने लोन दे रखा था 20,000 का, 10,000 के पैसे हमें डेप्ट है वो रिसीव्ड हो गए हैं, तो वो उस डेट को ना दिखा के इन फ्यूचर डेट जब दोबारा से 10,000 मिलेंगे उस डेट पे 10,000 दिखाते हैं, और इन फ्यूचर डेट, और जब तक उसको पैसे को यूज़ करते रहते हैं। कैश एम्बेजलमेंट और फंड एम्बेजलमेंट सुना होगा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे ऑडिटिंग में, तो ये उसके अकॉर्डिंग होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉक थ्रू टेस्ट इन ऑडिटिंग इज टू। तो वॉक थ्रू टेस्ट क्यों किया जाता है?
वेरीफाई द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकली चेक करने के लिए तो बुक्स में चेकआउट करेंगे, वो तो नहीं करेंगे बिजनेस में। कंफर्म द इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट एंड अंडरस्टैंड देयर फ्लो, कि यस ये होगा आंसर। वॉक थ्रू टेस्ट होता है ये चेक करने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल बिजनेस में है या नहीं है, और अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसका फ्लो कैसा है, कैसा वो चल रहा है इंटरनल कंट्रोल। A walkthrough involves tracing new few transactions from initiation to final reporting to verify how internal control system function। ये चेक किया जाता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है, कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको कैसे वर्क करता है। When control risk is set at the maximum level, it implies that auditor, तो जब रिस्क है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑडिटर ने क्या किया है। will rely heavily on internal controls to save time, believe control are ineffective or inefficient to test, increasing substantive test। तो जब ज़्यादा लेवल पे रिस्क है तो वो करता है कि बिलीव करता है कि कंट्रोल है वो इनइफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है, और इंक्रीज करता है सब्सटेंटिव टेस्ट, कुछ और टेस्ट लगाता है जिससे मैक्सिमम कंट्रोल हो सके। मैक्सिमम कंट्रोल रिस्क में टू रिलायंस ऑन is placed on controls। To compensate, the auditor must expand substantive test to lower the detected risk। रिस्क को कम करने के लिए substantive test पे फोकस करता है ऑडिटर जब मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्क होता है तब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज कैटेगराइज एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो इनमें से कौन सा जो प्रोसीजर है उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ऑब्जर्विंग द क्लाइंट स्टाफ, एग्जीक्यूट ए मैंडेटरी इन्वेंटरी रिकाउंट कंट्रोल, जो ऑब्जर्व करना क्लाइंट स्टाफ को, ठीक है। तो ऑब्जर्विंग द क्लाइंट स्टाफ, एग्जीक्यूट ए मैंडेटरी इन्वेंटरी कंट्रोल, ये होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जो डिफरेंस है बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द सब्सटेंटिव टेस्ट, मतलब कि ये प्रोसेस पे फोकस करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और ये अमाउंट पे फोकस करता है कि कितना चेंज हुआ है, सब्सटेंटिव चेंज कितना है उस चीज़ को। तो ये कैटेगराइज टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या देखता है, ऑब्जर्विंग द क्लाइंट स्टाफ एग्जीक्यूटिव मैंडेटरी रिकाउंट कंट्रोल है या नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा नहीं गया है। The risk that auditor sample lead to a conclusion that the control are more effective than actually are is over reliance। A risk of assessing control risk too low। Over reliance compromise audit effectiveness because the auditors scale back substantive tests when they shouldn't। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, रिस्क ऑफ असेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो। Attribute sampling in statistical audit procedure is primarily utilized to test which aspect, the presence of the presence or absence of control characteristics। ठीक है, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग आंसर बाइनरी येस या नो, क्वेश्चन रिगार्डिंग कंप्लाइज विद इंटरनल कंट्रोल। तो ये एट्रीब्यूट सैम्पलिंग होता है, इसमें येस या नो, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक चेक किया जाता है कि कोई चीज़ है येस या फिर नहीं है तो नो। तो ये एट्रीब्यूट को चेक करते हैं। Unlike inherent risk and control risk, detection risk can be directly controlled by। दो एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो कंट्रोल करता है, मतलब कि जो कंपलसरी होता है। सी विल बी द आंसर। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे ऑडिटिंग से रिलेटेड। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगते हैं कि रेलिवेंट हैं, पर हमें थोड़ा बहुत उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इन HSSC ग्रुप 6 हम कह नहीं सकते कि क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा बहुत उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन है वो हाईली रेलिवेंट हैं, जो बार बार बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। मोस्टली आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन ही करेंगे। जो कम रिपीटेटिव क्वेश्चन है जैसे इस PDF में मैंने इंक्लूड किए वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पर ये दिखाने के लिए कि जब हमारे हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम हाई एंड क्वेश्चंस भी करेंगे जो एक्सपेक्टेड है कि 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और उन 2-4 क्वेश्चन के लिए हम प्रिपरेशन करें। अभी हम बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे वो उन पे फोकस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसमें कोई कमी लगी है और आप चाहते हैं इसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ वो भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनमें चेंजेस ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू।